बंगाल में चुनावी घमासान जारी, ममता को लग सकता है बड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। तमिलनाडु में बीजेपी डीएमके विधायक सर्मानंद बीजेपी में शामिल, पार्टी से टिकट न मिलने से थे नाराज। एंटीलिया केस पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, कहा सचिन वाजे बहुत ही ईमानदार ऑफिसर, एनआईए की जरूरत नहीं, केंद्र पर साधा निशाना। और पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ और तस्करों के बीच फायरिंग, भारत पाक सीमा पर 3 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, 1 घायल। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने लिखा है कि केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट, एक और गैस पेट्रोल डीजल पर जबरदस्त टैक्स वसूली, दूसरी ओर मित्रों को पीएसयू पीएसबी बेचकर जनता से हिस्सेदारी, रोजगार और सुविधाएं छीनना। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का एक ही कायदा है, देश फूंक कर मित्रों का फायदा करना। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने राकेश टिकैत को लेकर कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ वार्ता नहीं कर रही है। दिल्ली के चारों तरफ किसान मौजूद हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर भी बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अब वेस्ट बंगाल दौरे पर है, नंदीग्राम भी उनका कार्यक्रम था और उन्होंने वहाँ पर बयान दिया है कि अगला हमारा कदम पार्लियामेंट हाउस के सामने एक मंडी खोलेंगे और ये उनका विरोध प्रकट करने का एक अंदाज है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार अब किसानों से वार्ता तक नहीं फिक्सअप कर पा रही है और उन्हें बेतहाशा परेशानी में झेलते हुए भी चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ के लाखों किसान मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कोई सुनियोजित ढंग से प्रायोजित कोई हमला नहीं था, बल्कि एक घटना है, दुर्घटना है जिसकी वजह से उनको चोट लगी। और मैं समझता हूँ तब दोनों रिपोर्ट हैं के आरोप प्रत्यारोप भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएगा और उसकी प्रतीक्षा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के मामले में विशेष पर्यवेक्षक ने चुनाव आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पर हमले के दावे को खारिज किया गया है और इस पर बीजेपी नेता नलन कोहनी की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। कि सरकार की तरफ से भी चुनाव आयोग के पास एक रिपोर्ट गई है, वहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं है इस रूप से जो आरोप पहले दिन लग रहा था जैसे ये षड्यंत्र किया गया था ममता जी के साथ। अब चुनाव आयोग जो है इस पर अपना निर्णय जरूर सुनाएगा। बाकी इस विषय का राजनीतिकरण कभी भी नहीं होना चाहिए था और हैरानी की बात थी कि इसका राजनीतिकरण करने का ये प्रयास हुआ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और मोदी जी की सरकार ने कई निर्णय लिए हैं जो केवल किसानों के हित में है। जैसे 9 करोड़ किसानों को उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे जाते हैं, एमएसपी का रेट बढ़ाया गया, स्वामीनाथन कमीशन आयोग की बातें जो थी उसको स्वीकार आ गया, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हुई, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हुई, क्रॉप इंश्योरेंस की बात हुई। तो कई चीजें की गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी किसानों को अन्नदाता के रूप में देखते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग किसानों के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनको सोचना चाहिए, दूसरों को भी सोचना चाहिए। क्या राजनीतिकरण उचित है? क्या देश
के हितों के खिलाफ बोलना क्या उचित है? जहां तक किसानों की बात है, अन्नदाता की बात है, भाजपा की सरकार हमेशा उनके लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए तो इतनी बार बातचीत हुई किसानों के अलग अलग नेताओं के साथ। लेकिन ये कहना कि मोदी जी की सरकार किसान विरोध। एंटीलिया केस में सचिन वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। वाजे की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आइए सुनते हैं बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर का क्या कुछ कहना रहा। क्राइम के एपीआई सचिन वाजे जी को हिरासत में लेना, ये मुझे लगता है कि महाभकास आघाड़ी सरकार के 1 बरस के कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्राइम ब्रांच का पुलिस ऑफिसर खुद टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल है और वो भी अधिकारी ऐसा कि जिसको 17 बरस से पुलिस सेवा से सस्पेंड किया था। 2017 में उसके ऊपर एक्सटॉर्शन की एक एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे पुलिस ऑफिसर को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने वापस सेवा में क्यों लिया? पहला इसका खुलासा उन्होंने महाराष्ट्र के जनता को करना चाहिए। सेवा में वापस लेने के बाद उसको क्राइम ब्रांच जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण ब्रांच क्यों दी, इसका खुलासा करना चाहिए। क्राइम ब्रांच देने के बाद जिस पोस्ट पर सीनियर इंस्पेक्टर लेवल के लोग अपॉइंट किए जाते हैं, वहां एपीआई को क्यों अपॉइंट किया, इसका भी खुलासा करने की आवश्यकता है। यही कार उसने अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट करने के समय यूज की थी, उसकी नंबर प्लेट भी झूठी थी। तो मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस में इस प्रकार के गुनहगारी स्वरूप के काम करने वाले जो टोली है, उस टोली का गिरोह कौन है, ये राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता को बताना चाहिए। और इसके साथ साथ आज शाम तक परमवीर सिंह, मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त, इनको तत्काल अपने पद से कार्यमुक्त करना चाहिए। यह हमारी दूसरी मांग है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मुकेश अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी में जो जिलेटिन पाई गई थी, उसकी और मनसुख हिरेन की हत्या की जांच एनआईए और एटीएस लगातार कर रही है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, जो भी सत्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो भी मुकेश अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच, और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है। और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने आग्रह किया है कि जबलपुर में जो कैंसर संस्थान है वो जब से शुरू हुआ था तब भारत सरकार को 75 और राज्य सरकार को 25% देना था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाद में ये भारत सरकार के लिए 60% हो गया। मैंने आग्रह किया कि मैं ये 75% ही रहना चाहिए। गैस पीड़ितों की और कैसे बेहतर सेवा हो सकती है, इलाज हो सकता है, इस पर बात करेंगे। मैंने ये भी आग्रह किया कि जबलपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो जब प्रारंभ हुआ था तब 75 और 25 भारत सरकार को देना था, लेकिन बाद में वो शेयर बदल के 60-40 हो गए। तो मैंने आग्रह किया कि 75-25 ही रहना चाहिए। और बिहार में स्कूल में शराब बरामदगी में नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय का नाम आने के बाद से प्रदेश की राजनीति में लगातार बवाल मचा हुआ है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी सवाल किया है कि आखिर रामसूरत राय के मामले में कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा दावा करते हैं कि उनके राज में कानून अपना काम करता है और ना तो हम किसी को फंसाते हैं ना ही किसी को बचाते हैं, लेकिन रामसूरत राय के मामले में तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। साबित कर रहा है कि माने कानून जो है अपना काम नहीं कर रहा है या परंपरा अपना काम नहीं कर रही है। इसके अलावे उनके जो शराब बंदी का इन्होंने कानून बनाया है उसमें है कि जहां भी शराब
पकड़ा जाएगा, उस संपत्ति को हम कुर्क कर लेंगे, उस आदमी को हम इतने दिन की सजा देंगे, तो कहाँ कानून काम कर रहा है? बल्कि यहाँ तो माने अंधेर नगरी चौपट राज दिखाई दे रहा है कि जिस हेडमास्टर ने, स्कूल के हेडमास्टर ने थाना में सूचित किया कि यहाँ शराब का माने जखीरा रखा हुआ है, उसी को गिरफ्तार करके पुलिस ने अंदर कर दिया। और पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की एंट्री हो चुकी है। नंदीग्राम में जहां टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच में सीधी सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है, वहीं शनिवार को किसानों ने महापंचायत की है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्रांति की जमीन नंदीग्राम में किसान नेता नई क्रांति का बीज बो रहे थे। संदेश सीधा था, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन हारने वाली पार्टी बीजेपी हो। शुभेंदु और ममता की चुनावी जंग ने फिर से नंदीग्राम को सुर्खियों में ला दिया है। बंगाल की लड़ाई के सबसे बड़े मोर्चे पर किसान उतर आए हैं। नंदीग्राम में किसानों ने कृषि कानून को लगातार मुद्दा बनाया है। सरकार पर उद्योगपतियों के हित में दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी लगातार सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा का बंगाल चुनाव को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी भले ही व्हील चेयर पर प्रचार करें, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बंगाल में चुनाव लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि ये अननेसेसरी हम खींच रहे हैं। चोट लगी, वो इमेजेस हमने देखे हैं, और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई ना, हमारे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता था। किसी के फिसल जाने पे, किसी के गिर जाने पर हम प्रतिक्रिया, फूहड़ अशोभनीय प्रतिक्रियाएं नहीं देती है। ये हमारे लोकतंत्र की घोर अस्वस्थता का संकेत है। हमें पहले वहां कोर्स करेक्शन करना होगा। अरे चुनाव आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, कोई फिसल जाए, किसी की स्कूटी स्किड कर जाए, अब ये विमर्श का स्तर हो जाएगा। चिंता वहां है, चिंता बाकी चीजों में नहीं है। लेकिन सर, चुनाव अभियान आज से बहुत जोर पकड़ेगा। खुद गृह मंत्री जी रहेंगे, कई यूनियन मिनिस्टर को लगाया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी व्हील चेयर से प्रचार करने की तैयारी में है कि जब तक उनके पाँव की चोट ठीक नहीं होती है तब तक वो व्हील चेयर से, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो जनता तय करती है, लेकिन वो अगर चूंकि चल नहीं सकती तो उनको पूरी आज़ादी है कि वो चूंकि चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द है, तो वो जाहिर तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। भाजपा के लोग, मैंने शेड्यूल भी देखा कौन लोग कहाँ आज हैं। सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा, बंगाल में चुनाव लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के बाद दुकानें बंद दिखाई दी। और आपको ये भी बता दें कि नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा, जिसको लेकर आपको बता दें कि एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया है कि ये लॉकडाउन ठीक से लागू होना चाहिए। कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ये देखिए, ये जो लॉकडाउन हो रहा है, ये गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो रहा है, क्योंकि जो हमारा तबका है उसके अंदर मुश्किल से जो गरीब लोगों का परसेंटेज है वो 80-85% है। बाकी 15% जो है वो वेल टू डू है। ये 15% तो लोग अपने घर के अंदर आराम से रह सकते हैं, लेकिन जो रोज़ कमा और रोज़ खाने वाले लोग होते हैं उनके बहुत वांदे हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोचना चाहिए कि गरीब लोगों का क्या होगा अगर ये इस तरीके की एक्टिविटी के अंदर ये लॉकडाउन कर देंगे। और ये लॉकडाउन थोड़ा सेंसेबल तरीके से होना चाहिए। ये लॉकडाउन हम ऐसा कर रहे हैं कि एक हफ्ते का लॉकडाउन अब एक हफ्ते के बाद चालू हो जाएगा, तो कोरोना क्या पूरे तरीके से खत्म हो चुका है? और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। यूपी के मिर्जापुर में आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश में भारी संख्या में पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोनभद्र जिले से कार्यक्रम में शामिल होकर मिर्जापुर आएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को पूरी कर चुका है। और आपको ये भी बता दें कि अष्टभुजा पहाड़ी पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतरेगा, जहां पर अष्टभुजा गेस्ट हाउस में कुछ देर विश्राम करके मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के लिए राष्ट्रपति पहुंचेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए मां विंध्यवासिनी के मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। अष्टभुजा से लेकर विंध्यवासिनी मंदिर तक के रास्ते पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। विंध्याचल के होटल में 2 दिन पहले से किसी भी यात्री को रुकने नहीं दिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा की जो कमान है, प्रदेश से आए 7 एसपी, 14 एडिशनल एसपी और 27 डीएसपी के साथ तकरीबन 1000 आरक्षी संभालेंगे। और एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया है कि सभी तरह की सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति के आगमन के समय मां विंध्यवासिनी मंदिर को भी रिजर्व कर दिया गया है। देखिए, महामहिम का जो कार्यक्रम है वो 14 तारीख को है। हमारे यहाँ 4 से 5 घंटे का मानने का कार्यक्रम है और हम लोग हेलीपैड जो अष्टभुजा में जहाँ पर सामान्य रूप से बनता है वहाँ पर पूरी तैयारी कर लिए गए हैं। और हेलीपैड के बाद जहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जाएंगे, पूरे रास्ते में हम लोगों ने फिल्ट्रेशन कर लिया है, जगह जगह ड्यूटियाँ लगा दिया है। और जगह जहाँ पर जाली की आवश्यकता है जानवरों से लड़ने के लिए, जहाँ पर उनको रोकने के लिए, जहाँ जहाँ भी आवश्यकता थी, हमने सब स्वयं रूफटॉप ड्यूटी कहाँ लगनी है, कहाँ माँ विंध्यवासिनी के चारों तरफ क्या लगना है, सारी व्यवस्थापन हम लोगों ने कर लिया है। पार्किंग की भी व्यवस्था कर लिया है। और पूरे जून से मैं कहूँगा पूरे यूपी से लोगों, चूँकि 3-4 जगह कार्यक्रम है, बनारस में भी है, सोनभद्र में भी है माननीय का कार्यक्रम, तो पूरे यूपी से फोर्स यहाँ पर आ रहा है। और तदनुसार हम लोग व्यवस्थापन कर लिए हैं। लगभग 1000 आरक्षी, 27 डिप्टी एसपी, 14 एडिशनल एसपी और 7 एसपी रैंक के अधिकारी इसमें डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और हम इसके अलावा हम लोग बीडीएस टीम और क्या कहते हैं जो इसका एएसएल होता है वो उसकी टीम आ रही है। और सारा जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, बम डिस्पोजल स्क्वाड वगैरह की, हम लोग सब उसके मद्देनज़र सारा तैयारी कर चुके हैं। और वहीं आंध्र प्रदेश में 12 नगर निगमों के अलावा 71 नगर पालिकाओं, नगर पंचायत की सीटों पर 10 मार्च को वोटिंग हुई थी। आज वोटों की गिनती का दिन है। दरअसल शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ऐसे वक्त हुए जब विपक्ष संयुक्त रूप से राज्य सरकार पर हमलावर है। और ये चुनाव आपको ये भी बता दें कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के शासन की पहली परीक्षा माना जा रहा है। सबकी नजरें गुंटूर नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और विशाखापत्तनम नगर निगम के चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। इन नगर निकायों के नतीजों को राज्य की विवादित राजधानी के मुद्दे पर जनमत
संग्रह के तौर पर देखा जाएगा। और 10 मार्च को नगर पालिका, नगर पंचायत, साथ में नगर निगम चुनाव में 78.71 लाख मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिला था। ग्रेटर विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो यहाँ नगर निगम में 1 दशक बाद चुनाव हुए हैं। ये उसका विस्तार होने के 1 साल बाद की बात है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष लगातार जारी है और इसी कड़ी में बरनाला के गांव से दिल्ली को जा रहे किसानों का कहना है कि 100 दिनों से दिल्ली पर ये आंदोलन पर बैठे हैं। और सर्दी का मौसम निकल गया है। अब गर्मियों को ध्यान में रखते हुए पंखे, कूलर, फ्रिज, मच्छरदानियां और पानी वाली टंकियां भी दिल्ली लेकर जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਲ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਹੇਦਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਮੰਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੰਧ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੰਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਪੱਖੇ ਕੂਲਰ, ਹਾਂ ਪੱਖੇ ਕੂਲਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AC, ਕੂਲਰ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਈਆਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। वहीं बरनाला शहर में गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ है। यहां शहर के हुड्डी रोड पर करीब 9 लोगों ने एक कार सवार की मारपीट करके कार को आग लगा दी। और कार सवार का कहना है कि वो तपा से सवारी छोड़कर वापस बरनाला आ रहा था कि रास्ते में कुछ बाइक सवारों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और कार को आग लगा दी। फिलहाल घायल कार सवार को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ਬੇਟਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਨਮਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਨਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਪੇ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਖੁੱਡੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ 6-7 ਬਾਈਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਟਾਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਕਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੰਡਾਏ ਤੋਂ। ਇਹ 4 ਜਣੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਜਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਵਾਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖੁੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਮੰਦਰ,
ਉੱਥੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੈਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਘਰੋਂ ਜੈਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਜੈਕ ਲਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ, ਗੰਡਾਸੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਜਿੰਦੇ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਚਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 119 ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 13/3/2021 ਤੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 341, 323, 435, 427, 148, 49 अधीन दर्ज किया गया। और फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और बदमाश दोनों घायल हो गए, तो वहीं एक पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण घायल होने से बच गया। और आपको ये भी बता दें कि मुठभेड़ में जहां एक बदमाश के पैर में गोली लगी तो वहीं मौके से फरार होने में एक जो था वो पूरी तरीके से कामयाब हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश की पहचान दीपक शुक्ला के रूप में हुई है। पुलिस को बदमाश की काफी समय से तलाश थी और बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आपको बता दें, इस बदमाश पर मर्डर, लूट और छेड़खानी के कई मामले दर्ज हैं। बीते दिनों भी इसने मनीम नाम की व्यक्ति की हत्या करते हुए उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बहरहाल अब यह बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है और उम्मीद है कि फरार बदमाश भी जल्द ही गिरफ्तार होंगे।
देखिए, आज थाना परशुरामपुर में हमारी स्वाट टीम और हमारी थाना परशुरामपुर की जो टीम है, इसके द्वारा एक अभियुक्त की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है दीपक शुक्ला, और ये महनिया छपिया गांव के रहने वाले हैं, थाना छपिया गोंडा के निवासी हैं। और इनकी तलाश थी पहले से ही, और आज ये जो नारायणपुर रोड है, भवनार नारायणपुर रोड, इस पे इनकी मुखबिर से सूचना मिली थी जाने की सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास में। और इसी पे मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी की, और घेराबंदी में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसमें हमारे एक थाना प्रभारी है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में, और बाकी जो एक कांस्टेबल है उनके हल्की चोट लगी है। और इसी दौरान इनको पैर में गोली लगी है और इनको अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त थाना परशुरामपुर में 19 फरवरी को एक घटना हुई थी जिसमें एक देसी शराब के सेल्समैन है, उनको 2 गोली मार के उनके साथ में करीब 45,000 रुपये की लूट की गई थी इनके द्वारा। तो तभी से इनकी तलाश चल रही थी और इसमें आज इनकी गिरफ्तारी किया गया है और गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया है। इनके ऊपर मेरे द्वारा पहले 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था जब इनका नाम प्रकाश में आया था। उसके बाद में IG रेंज महोदय के द्वारा भी इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा काम है, और ये एक सातिर बदमाश है। इनके ऊपर पहले से 8 मुकदमे हैं जिसमें 307, 392, 394 और इस तरह की कई गंभीर आपराधिक। और पंजाब में बरनाला जिले के गांव वजीद के नजदीक लुधियाना मार्ग पर हुए भयानक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में एक युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। दरअसल एक गाड़ी ट्रक से टकरा गई जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में ये ट्रक खड़ा है, ये तेल पाउण मुड़दा था। पीछे गड्डी है तेज सी, ये पीछे आके बढ़ गई। पता नहीं ड्राइवर इसका सो रहा था कि क्या, इसका कुछ पता नहीं। बाकी बंदे एक कुड़ी सीगी, 3 बंदे सीगे। दो बंदे तो तुरंत मर गए, एक हस्पताल से। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਡੈਥ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में त्रिवेणी घाट पर शिप्रा नदी के अंदर पिछले दिनों हुए धमाकों की जांच करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की टीम पहुंची है, और टीम में शामिल सदस्यों ने रविवार सुबह त्रिवेणी घाट क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर जांच शुरू कर दी है। इसके पहले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने यहां का दौरा करते हुए जांच की थी। और अब खबर MP के उज्जैन से है, जहां पर नई सड़क बिजली जोन कार्यालय के सामने स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर रविवार सुबह भीषण आग लग गई, और आग इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि दुकान में रखा हुआ लाखों का माल जलकर राख हो गया। सूचना पर दमकल की टीम ने पहुंचकर इस आग पर काबू पाया, तो साथ ही JCB की मदद से मौके पर रखे सामान को हटाया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। और अब खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां पर साकीनाका जंक्शन के नजदीक नीलकंठ भवन में भीषण आग लग गई, और आग किन कारणों से लगी है फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग की सूचना पाते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और वहीं आग की दूसरी घटना उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि बेल हॉस्पिटल के पीछे भीषण आग लग गई है। आग राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क के जंगलों में लगी है, जिसकी वजह जो बताई जा रही है वो VHL की रिहायशी कॉलोनी को खतरा पैदा हो सकता है। आग इतनी भीषण है कि उसकी लपटों को देखकर डर लग रहा है। सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।
एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मिलने के मामले में सूत्रों से पता चल रहा है कि स्कॉर्पियो कार के साथ जो सफेद इनोवा कार थी वो एनआईए को मिल गई है। इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये इनोवा कार सीआईयू की है, जिसके मुखिया सचिन वाजे थे। वहीं सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग की ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आखिरकार एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर ही दिया। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की प्रवक्ता बनी थी, उन्हें बचाने का दुस्साहस कर रही थी। सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी सबूत देने के बावजूद भी शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की गिरफ्तारी पर खामोश थी, उन्हें बचा रही थी। ये समूचे देश ने देखा। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी। कर नहीं तो डर किस बात का। सचिन वाजे की आप नार्को टेस्ट कराइए और जो भी सत्य है वो देश के सामने रखिए। खंडवा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि पेट्रोल, डीजल, साथ में रसोई गैस की लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम आदमी परेशान है। उन्होंने आगे कहा कि मनमोहन सरकार में महंगाई को लेकर बीजेपी ने कई विरोध प्रदर्शन किए और आज जब वो खुद सत्ता में हैं तब महंगाई दोगुनी हो गई। न सिर्फ महंगाई बल्कि किसानों का मुद्दा प्रदर्शन के दौरान उठाया। अरुण यादव ने यह भी कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए और किसानों की मांगों को मानना चाहिए। साथ ही इलाके में बढ़ते भ्रष्टाचार और मनमानी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें क्षेत्र से जुड़ी 21 समस्याओं के समाधान की मांग की गई। देश महंगाई को लेकर पीड़ित है, चिंतित है, और चाहे वो डीजल पेट्रोल के भाव हों, चाहे गैरोले रसोई गैस के भाव, चाहे अन्य चीज़ों के भाव, वो आज आसमान छू रही थी। और ये चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की रंगा बिल्ला की सरकार हो, इन सरकारों को हम लोगों की कोई चिंता नहीं है। ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की सेवा के लिए बनी है। और आज हमारा देश का किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता है, कोई सुनवाई नहीं है। 200 से अधिक किसानों ने अभी तक वहाँ पर जिनकी मृत्यु उस आंदोलन के दौरान हुई है। हर बार हम लोग किसानों के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को चिताते हैं कि सरकार किसानों का वो काला कानून वापस ले, जिससे हमारी किसानों की ज़मीनों को चुनिंदा उद्योगपतियों के घरों पर गिरवे रखने का एक सुनियोजित षड्यंत्र दिल्ली की सरकार द्वारा। पंजाब में अमृतसर के लोहे के स्थित भारत पाक सीमा पर रविवार की सुबह बीएसएफ ने हेरोइन ठिकाने लगाने जा रहे तस्करों पर फायरिंग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। एक तस्कर के घायल होने की भी इस पे खबर है। और वहीं उधर पठानकोट में जीरो लाइन पर स्थित टिंडा पोस्ट पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखने पर बीएसएफ ने उसे खदेड़ दिया है। अमृतसर के मामले में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी तस्करों की ओर से भारतीय क्षेत्र छिपाई गई हेरोइन और हथियारों की खेप को भारतीय तस्कर उठाने जा रहे, और इसी बीच में सीमा सुरक्षा बल की 22 बटालियन के जवानों को भनक लग गई और वो मौके पर पहुंच गए। इससे सीमा पर तनाव का माहौल है। 5 से 6 राउंड फायर होने के बाद एक तस्कर के जख्मी होने की सूचना है। सीमा पर हेरोइन की रिकवरी के लिए अभी तक सर्च अभियान जारी है। उधर पता चला कि बीएसएफ की कार्रवाई के बाद पुलिस ने कंटीली तार के साथ साथ सटे गांव में रहने वाले कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया। गौरतलब है कि सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और देश का पहला सेंट्रलाइज एसी रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। एयरपोर्ट जैसा नजर आने वाला है ये स्टेशन। आपको बता दें कि ये तकरीबन 4200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे तैयार करने में 314 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि बेंगलुरु में देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बैयापनहल्ली 2015-16 में मंजूर ये तीसरा कोच टर्मिनल है, जिसका नामकरण भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर किया गया है। इस रेलवे टर्मिनल को फरवरी के अंत तक खोला जाना था, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते इसमें देरी हुई। और वहीं उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर शिप्रा नदी में कुछ दिन पहले रुक रुक कर विस्फोट हो रहे थे, जिसको लेकर आपको बता दें कि भोपाल की टीम वहां पर पहुंची है। उज्जैन पहुंचकर जांच लगातार चल रही है, लेकिन जीएसआई की रिपोर्ट से असंतुष्ट उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने ओएनजीसी की टीम को पत्र लेकर देहरादून से बुलवाया है, जिसके बाद ओएनजीसी के उप महाप्रबंधक अमित कुमार सक्सेना और उनके सहयोगी ने उज्जैन के धमाके वाले स्थल की जांच करते हुए पानी और मिट्टी के करीब 7 से 8 सैंपल लिए। ये सैंपल जिस जगह विस्फोट हुए वहां से और उसके आसपास से इकट्ठा किए गए। अमित कुमार सक्सेना ने कहा कि जांच रिपोर्ट को आने में करीब 15 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। यहाँ हम दो सदस्य आए हैं यहाँ पर, और हमको जिला प्रशासन से सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ विस्फोट वगैरह हुए हैं, तो वो क्यों हुए हैं, क्या रीज़न हो सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सैंपल लेने आए हैं। अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे अभी, पहले इन सैंपल्स की जांच होगी। काय के सैंपल लिए सर? हमने मिट्टी और पानी के सैंपल लिए हैं जी। कहाँ जांच होगी इसकी देहरादून में जांच होगी, हमारा लैब है वहाँ पे। कितने दिन में रिपोर्ट आ सकती है? संभवतः 15 दिन। सर कितने सैंपल लिए गए हैं? अभी 7-8 सैंपल लिए हैं हमने, जो जहाँ पे विस्फोट हुआ है उसके आसपास के लिए हैं, कुछ थोड़ा नीचे के लिए हैं। अभी इतनी सैंपल। सर जीएसआई की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने मीथेन और इथेन गैस की संभावना इसमें जताई है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई गैस यहाँ पर हो सकती है? ऐसा है, मेरे पास जीएसआई की रिपोर्ट नहीं है, तो मैं इसको। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में श्री राम सूर्यमणि महाविद्यालय में वी फाउंडेशन की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, और जिसके मुख्य अतिथि पूर्व आईपीएस और वी फाउंडेशन के अध्यक्ष रतन कुमार श्रीवास्तव रहे। इस बैठक में रतन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान और रोजगार के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी संस्था है ये वी फाउंडेशन, वुमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन, ये महिलाओं के लिए सुरक्षा से संबंधित जितने भी कानून बनाए गए हैं उनको जागरूकता देकर के उन्हें सशक्त करना है, कानूनी रूप से सशक्त करना है कि वे अपने कानूनी अधिकारों को जाने कि उनको सुरक्षा के लिए क्या क्या सरकार ने नियम बना रखे हैं। इसमें कानून के अलावा जो तमाम तरह के सर्कुलर्स हैं उसकी हम लोग जानकारी देते हैं, ताकि बच्चियाँ जो कैरियर बिल्डिंग हैं, जो बाहर जाके जॉब कर रही हैं, बाहर तमाम तरह की आजकल पढ़ाई करके और आगे बढ़ रही हैं, उनको ये पता हो कि हमारे सुरक्षा कानून क्या है, हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, और कितने तरह के हेल्पलाइंस हैं, वो सारे के सारे हेल्पलाइंस हम बताते हैं कि आपको इस तरह से सुरक्षा मिल सकती है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और इससे देश में एक बार फिर से कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार की अगर बात करें तो एक दिन में तकरीबन 16,000 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन को लेकर आखिरी चेतावनी दे दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। राज्य सरकार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसे कठोर उपायों को लागू करने के लिए मजबूर ना करें। और आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लागू है। अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे और लापरवाहियां लगातार सामने आती रहीं तो उद्धव सरकार महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।